IMF भी अब कहता है कि जो कोरोना का जिस तरह हमने उसका सामना किया, इतने बड़े चैलेंज का, एक वबा जो एक सदी में एक दफा आती है, उसका जिस तरह हमने चैलेंज किया, वो तारीफ करते हैं उसकी कि जिस तरह हमने मुल्क को एक क्राइसिस से निकाला। उन्होंने साथ साथ ये भी तारीफ की कि हमने जो कदम उठाए उसने इकोनॉमी को संभाल लिया था, हुकूमत कराई गई। और ये कह रहे हैं, IMF अपनी रिपोर्ट में कहता है कि उससे पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन से इकोनॉमी डिस्टेबलाइज होगी, यानी जो हमारी माइशत थी वो डिस्टेबलाइज का मतलब कि वो एकदम मार्केट जो थी उसके अंदर एकदम अनसर्टेनिटी आ गई। जब मार्केट की अनसर्टेनिटी का मतलब कि जब जो ट्रेडर्स होते हैं, जो मार्केट होती है, उसको जब यकीन नहीं होता कि अब क्या होगा, तो ये ही मैंने जनरल बाजवा को मैंने भी बताया और शौकत तरीन फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा, उनको भी कहा कि उनको बताओ कि इस वक्त ना डिस्टेबलाइज करना, इनसे संभाली नहीं जाएगी। और वही IMF लिखता है कि इनसे संभाली नहीं गई, इनको स्टेप्स नहीं थे, इन्होंने गलत पॉलिसीज बनाई, इनकी पॉलिसी से और ज्यादा माशी हालात बिगड़ते गए। और वही IMF लिखता है कि पाकिस्तान के लिए पिछले 14 महीने बड़े तकलीफ से गुजरे। क्या कोई ऐसी इंक्वायरी होगी इस मुल्क में कि ये साइफर का जो एक साइफर के इर्द गिर्द जो साजिश थी, पता तो चले, मुझे तो पता है कौन इसमें थे, लेकिन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए और उस इंक्वायरी में पता चले कि कौन कौन किरदार थे जिन्होंने इस कौम के ऊपर इतना बड़ा अजाब लेके आए हैं, और अब मजीद आगे इस अजाब से निकलने के लिए और कितनी तकलीफ उठानी पड़ेगी इस कौम को। और इसके लिए मैं फिर से कोशिश तो करता हूं कि हमारे चीफ जस्टिस साहब को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि वो ही एक इंक्वायरी कर सकते हैं, क्योंकि ये हुकूमत तो करने नहीं देगी और ना ही मुझे अफसोस से कहना पड़ता कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये करने देगी, क्योंकि इसके अंदर मुलव्वस हैं जो जनरल बाजवा। IMF कह रहा है कि जो 2018 में ये छोड़ के गए थे पाकिस्तान, वो खुद कह रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ ने बड़े जबरदस्त मुश्किल फैसले करके मुल्क को उससे निकाला। तो क्या कोई जिम्मेदारी उठाएगा इसकी कि जब इतनी बड़ी ताकत हो जाती है किसी के पास, तो क्या उसको फिर जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए जबकि वो ताकत का गलत इस्तेमाल करता है? और ये ही इंक्वायरी में चीजें आनी चाहिए। क्यों? कि आगे से ऐसी गलतियां ना हो कि आगे से कोई एक आदमी खुद ही फैसला बंद कमरे में फैसले करके मुल्क को इस तरह मुश्किलात में ना डाले। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पार्टी के चेयरमैन इमरान खान को गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पे अगवा किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और जिस तरह उसको मुजरिमों की तरह डंडे मार के लोगों को, उसके भी और लोगों को, वकीलों को, जिस तरह उसको पकड़ के लेके गया ताकि सारी दुनिया देखे कि किस तरह एक पार्टी के सरबराह को किस तरह का यानी उसके साथ रवैया था, तो क्या उसका इजाजत नहीं थी कि पुरअमन एहतजाज इस नाइंसाफी के ऊपर करें? और जब रेंजर्स उठा के लेके गए तो किधर एहतजाज करना था? वही ना कंटोनमेंट्स में करना था, GHQ के सामने करना था, और किधर जाके करते? तो मैं सवाल ये पूछता हूं, इसमें जुर्म क्या था? जुर्म जो था जो जलाए हैं, जुर्म था कोर कमांडर के घर को आग लगाना, ये जुर्म था। जुर्म वो था जो अस्करी टावर जलाए गए हैं और जिधर जिधर भी जलाए गए हैं, वो जुर्म था। अब मेरा सवाल ये है कि क्या इस जुर्म में 10,000 लोग शरीक थे? क्या 50-60 लोग होंगे जिन्होंने जाके जलाया? मेरा अगला सवाल यह है कि यहां CCTV कैमराज हैं, क्यों नहीं CCTV कैमराज की फुटेज सामने आई कि वो कौन लोग थे जो पहले गए हैं, किन लोगों ने आग लगाई? क्या इतना मुश्किल है उसको ढूंढना? जो औरतों को पकड़ा हुआ है, हमारी स्टूडेंट्स पकड़े हुए हैं, लोगों को जेलों में डाला हुआ है, बुरे हालात में रह रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं बाहर, क्या क्या उनसे हुआ है, वहां कितनों से तशद्दुद हुआ है, उनसे अप्रूवर बनाने के लिए क्या क्या उनके ऊपर हर किस्म का जुल्म किया गया। कि या कह दो कि इमरान खान ने कहा था वहां जाके तो फाइलें जला देना कोर कमांडर हाउस में, कोर कमांडर हाउस को भी आ फाइलें जला देना। एक ये किसी की 164 का बयान आए, इसमें कोई अकल है कि क्या फाइलें पड़ी हुई कोर कमांडर हाउस? आज तक मुझे एक स्टेटमेंट बता दें कि इमरान खान ने अपनी सारी जिंदगी कभी कहा है कि
کہ تشدد کرو. یہاں 16 لوگ شہید کیے گئے ڈائریکٹ فائرنگ سے. 100 سے اوپر کو گولیاں لگی, 3 کی ٹانگیں کٹ گئی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اور ایک پیرالائز ہے, کبھی کسی جمہوریت کے اندر اس طرح گولیاں ماری جاتی ہیں اور انکوائری بھی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کو فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ پولیس کیا کہتی ہے, جی ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم مجبور ہیں, اوپر سے پیغام آئے ہیں. یعنی یہ جو ہم ظلم کر رہے ہیں یہ ہم نہیں کرنا چاہتے, یہ ہمیں پیچھے سے پیغام آئے. یہ ہر جگہ سے یہ خبر آتی ہے کہ جی ہم تو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں جی, وہ اوپر سے پریشر ڈال رہے ہیں, سارا ڈال رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, ساری نفرت اس کے خلاف کر رہے ہیں. یہ تو کوئی دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو سارا ظلم کیا جا رہا ہے یہ اب پولیس اپنے اوپر سے اتار رہی ہے. عمران خان ایک پولیٹیشین ہے, ایک غدار نہیں ہے. اس کا جینا مرنا اس ملک میں ہے. اس ملک کو تباہ نہ کریں. جب ایک قوم میں اچھے برے کی تمیز ختم ہوتی ہے قوم تباہ ہو جاتی ہے. پہلے اخلاقی طور پہ مرتی ہے قوم, پھر معاشی طور پہ مرتی ہے. سارے جو دنیا کی بڑی بڑی ریاستیں تھیں, رومن امپائر, مسلمانوں کا مغل امپائر, یہ جو عثمانیہ سلطنت, یہ ساری ختم ہونے سے پہلے ان کے اندر اخلاقی طور پہ یہ قومیں مری تھی. اس کے بعد یہ ختم ہوئے تھے, ملک ٹوٹے تھے. دیکھیں, لوگوں سے زبردستی بیان لینا, 164 کا بیان لے کے ان کو رکھ کے ان کو بلیک میل کرنا, ان کے بچوں سے بلیک میل کرنا, فائلوں سے بلیک میل کرنا, یہ ہم جھوٹ کو سچ کراتے کراتے ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک کو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. اور مجھے صرف یہ فکر پڑی ہوئی, سب چیز کے لیے میں تیار ہوں. میں بار بار, مجھے پتا ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ کیئر ٹیکر آنے سے پہلے اس کو جیل میں ڈالیں, میں اس کے لیے تیار ہوں. لیکن کیا ملک کا ہم سوچ رہے ہیں؟ وہ نہیں سوچ رہے جن کے سارے ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں. سوچ ہمیں, ہماری طرح کے لوگوں کو سوچنا چاہیے جن کا جینا مرنا پاکستان میں.